जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मिनरल्स और सेकंड पार्ट में पावर रिसोर्सेज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। देखिए नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर देखिएगा तो हमें केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है, उसे हम मिनरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करिएगा तो जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, फिर आप देखिएगा तो नेचुरल गैस वगैरह हो गए, लाइमस्टोन्स हो गए, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, मिनरल है। और मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। देखिए जो ये मिनरल्स पाए जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम कोल की बात ले लें तो हो सकता है कि वही मिनरल एक प्लेस पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो, और वहीं अगर हम देखिएगा तो दूसरे प्लेस की बात करें, ठीक है, लोकेशन की बात करें, वहां पे उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता। तो ये जो मिनरल्स हमें पूरी पृथ्वी पे देखने को मिलते हैं ना, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए ये जो मिनरल्स बनते हैं ना, इनको बनने में हजारों सालों का प्रोसेस लगता है, ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। और ये जो बनते हैं ना दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट की कंडीशन जो होती है, ठीक है, जियोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट की जो वहां पे कंडीशन है उसमें देखिएगा तो ये अलग अलग मिनरल्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो कंडीशन है एनवायरनमेंट की, जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, ये प्लेस टू प्लेस देखिएगा तो वेरी करती है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन मिनरल्स को बनने में हजारों सालों का समय लग जाता है, ठीक है। और ये जो मिनरल्स बनते हैं ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस देखिएगा तो नहीं देखने को मिलता। हजार साल वैसे भी इंसान जी नहीं सकता है, ठीक है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए, और ये जो मिनरल्स होते हैं ना दोस्तों, हम इनको देखिए किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उस बेसिस पे हम देखिएगा तो जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन सारे बेसिस पे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको चार बताई, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी, इनके बेसिस पे देखिएगा तो मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स थे आपके देखिएगा तो मिनरल्स को। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं ये हम देखते हैं एक बार। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखिए जो मिनरल्स है ना, इसको वैसे तो देखिएगा तो बहुत सारे टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, हजारों टाइप्स हमें मिनरल्स को देखने को मिल जाएंगे, पर हमने देखिएगा आसान करने के लिए सिर्फ 2 तरीके से हमने क्लासिफाई कर रखा है मिनरल्स को, जिसमें पहला है मेटालिक और दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक वो होता है जिसमें मेटल्स की मात्रा पाई जाती है, और नॉन मेटालिक्स में हमें मेटल्स देखने को नहीं मिलेंगे उस मिनरल में। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। यहाँ पे दिखा है ना, मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उसमें हमें मेटल देखने को मिलता है रॉ फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा तो आप आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सब एग्जांपल्स, यानी मेटेलिक मिनरल्स के अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिए जाए तो ये एग्जांपल्स हैं आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, ठीक है। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज आर सम एग्जांपल, सॉरी पॉइंट रिपीट हो गया। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। अब देखिए फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, फेरस और नॉन फेरस में मैं आपको बता रहा हूँ। फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट हमें देखने को मिलता है, और वही नॉन फेरस मिनरल्स में हमें आयरन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और, ठीक है, मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स, ये जो मिनरल्स होते हैं इसमें देखिएगा तो हमें आयरन का कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और वही नॉन फेरस मिनरल्स हो गए जैसे कि देखिएगा तो आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लीड, इसमें देखिएगा तो हमें आयरन का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मैंने आपको जैसे बताया कि मेटेलिक में मेटल्स हमें देखने को मिलता है रॉ फॉर्म में, वहीं नॉन मेटेलिक्स में हमें कोई भी मेटल देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करिएगा, लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए 3, लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल। देखिए जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि नेचुरल गैस होगी, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये भी देखिएगा तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ये याद हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, इसको हम एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी देखिएगा तो काफी सारी प्रोसेसेस हैं, उसको हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली प्रोसेस देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग करके देखिए, माइनिंग एक प्रोसेस होगी जिसके जरिए क्या होता है कि मिनरल्स को अर्थ की सरफेस जो नीचे दबी हुई है उससे बाहर निकालते हैं।
Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल इमेज से समझाता हूँ. ये आप ओपन कास्ट माइनिंग की इमेज देख रहे हैं. देखिए इसमें देख रहे हैं ना आप, गड्ढा कर रखा है, गड्ढा. इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ज्यादा नीचे नहीं, बस यहीं पे मान लीजिए कि पाया जाता है आपका मिनरल्स. तो यहाँ पे ये क्या करेंगे ना, ऐसे टाइप का एक गड्ढा क्रिएट कर देंगे. उसके बाद ये जितने भी मिनरल्स है ना, इसको देखिएगा तो वो निकाल लेते हैं ये. ठीक है, ये होगी आपकी ओपन कास्ट माइनिंग. नेक्स्ट देखिएगा तो डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेटर डेप्थ. दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग. अब शाफ्ट माइनिंग में देखिएगा तो एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम देखिएगा तो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को. पहले मैंने आपको ओपन कास्ट माइनिंग बताई. ओपन कास्ट आप समझ गए होंगे कि ज्यादा गहराई में नहीं होता है वो मिनरल पाया जाता है. ठीक है, तो अर्थ की जो सरफेस लेयर्स होती हैं, इसको हम रिमूव करते करते एक गड्ढा देखिएगा तो बना देते हैं. उसके बाद हम उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. अब वही शाफ्ट माइनिंग क्या होता है कि मान लीजिए ये सरफेस है, अब सरफेस के बहुत ज्यादा डीप में देखिएगा तो मिनरल पाए जाते हैं. अब इतना बड़ा गड्ढा तो हम देखिएगा तो खोदेंगे, तो इसके जरिए क्या होता है ना कि शाफ्ट माइनिंग करते हैं. एक देखिएगा तो टनल टाइप का बना देते हैं. ठीक है, ऐसा क्रिएट कर देते हैं. देख रहे हैं ना आप इस इमेज में, ये देख रहे हैं टनल टाइप का बना देते हैं. टनल सिस्टम होता है. उसके बाद ये लिफ्ट लगा देते हैं, लिफ्ट के थ्रू वर्कर्स जाते हैं. और उसके बाद देखिएगा तो माइंस ये जो यहाँ पे होते हैं मिनरल्स, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, एक मूवी आई थी, आपने ध्यान से देखी होगी तो, ठीक है, सलमान खान की भारत मूवी, उसमें भी आपको वो सीन देखने को मिलेगा. ठीक है, शाफ्ट माइनिंग का, वो नीचे एकदम जाते थे लिफ्ट से, याद है ना. ठीक है, तो ये शाफ्ट माइनिंग होगी. शाफ्ट माइनिंग देखिएगा तो एक बहुत बड़ा कारण भी हो जाता है अर्थक्वेक का. माइनिंग पता ही ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रीजन है अर्थक्वेक आने का. ठीक है, तो शाफ्ट माइनिंग की इमेज आपको मैंने दिखा दी, ओपन कास्ट माइनिंग दिखा दी. नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस. डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट. दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग. अब देखिए क्या होता है ना, ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा देखिएगा तो नीचे, पृथ्वी की जो सरफेस होती है उसके काफी ज्यादा नीचे हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, और यही जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के देखिए जो रिजर्व्स पाए जाते हैं ना, आपको काफी सारे ओशन देखिएगा तो ओशन बेल्ट्स हो गई. ठीक है, फिर आपके सीज वगैरह में हमें देखने को मिलता है. तो पर वहां पे हम खुदाई तो कर नहीं सकते, तो वहां पे हम देखिएगा तो कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं, ड्रिलिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं. अब ड्रिलिंग कैसी होती है दिखती है, मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, ड्रिलिंग आप ऐसे देखते कुछ ऐसा सा लगा देते हैं ये. उसके बाद नीचे से देखिएगा तो ऑयल्स, ठीक है, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस वगैरह होगी, इनको क्या करते हैं ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, ये हो गया तीसरा कारण हो गया आपका, सॉरी थर्ड टाइप हो गई आपकी एक्सट्रैक्शन की. फोर्थ देखिए क्या है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस और सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग. क्वेरिंग क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इमेज से. ठीक है, देखिए क्वेरिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें देख लीजिए सरफेस यहाँ है, तो हो सकता है ना कि वो मिनरल्स बस यहीं पाया जाता हो, ज्यादा नीचे नहीं. तो इसमें क्या होता है, हम क्वेरिंग के जरिए क्या होता है उस मिनरल को निकाल सकते हैं. जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हो गया क्वेरिंग का एग्जाम्पल. तो इसमें देखिएगा तो इस स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया कि हम वो क्या देखिएगा तो तरीके हैं जिससे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे कि हमने माइनिंग समझा, माइनिंग में भी दो तरीके थे, एक था आपका ओपन कास्ट माइनिंग और एक थी आपकी शाफ्ट माइनिंग. दूसरा तरीका हमने देखा ड्रिलिंग और तीसरा देखा हमने क्वेरिंग. तो ये कुछ आपके तरीके थे जिससे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए आगे. अब हम देखते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. पृथ्वी इतनी बड़ी है, 7 कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. उन 7 कॉन्टिनेंट्स में आखिर मिनरल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार की है. ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पे देखिएगा तो हाई मात्रा में पाए जाते हैं, वो हम जानने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 7 कॉन्टिनेंट्स बता देता हूं. तो ये हमें एशिया देखने को मिल रहा है. ठीक है, ये पूरा एशिया हमें देखने को मिल गया. ये अफ्रीका हो गया, ये देखिएगा तो यूरोप हमें देखने को मिल रहा है, ये आपका यूरोप हो गया. ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री पर इस पूरे रीजन को जब आप सोचिएगा कि पपुआ न्यू गियाना हो गया, न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, फिर आप देखिएगा तो सोलोमन आइलैंड्स हो गए, टुवालू ऐसे देश हो गए, नौरू ये भी देश है. तो इस पूरे रीजन को हम ओशियानिया रीजन कहते हैं, ये याद रखिएगा. और लास्ट आपकी 7th कॉन्टिनेंट होगी अंटार्कटिका. ठीक है, तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, इस स्लाइड में देखने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ल्ड मैप है ना बड़े कमाल की चीज है. जब आपको देखिए कोई भी आपको मिनरल्स वगैरह बताए जाते हैं कि हाँ इस कॉन्टिनेंट में ये मिनरल ज्यादा पाया जाता है, इस कंट्री में ये मिनरल ज्यादा पाया जाता है. ठीक है, तो आप उससे देखिएगा मार्क कर सकें. उसके लिए आपको सबसे पहली जरूरी है कि आपके पास वर्ल्ड मैप हो. वर्ल्ड मैप की बेसिक जानकारी हो कि कौन सा कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. ठीक है, और कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे लाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए.
ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने ओशंस हमें देखने को मिलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड मैप की जो बेसिक नॉलेज है ना ये आपको पता होगी ना, तो आप देखिएगा तो क्या होता है, मैप प्रैक्टिस आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। और वर्ल्ड मैप लेके भी बैठा करिए, टेबल के आगे लगा लिया करिए, ठीक है। मैंने आपको वर्ल्ड मैप की देखिएगा तो एक बेसिक सीरीज भी कराई थी, आप जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें वो अपलोडेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए। Minerals occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks. अब देखिए क्या होता है ना, ये मिनरल्स जो होते हैं ना ये हमें रॉक्स में देखने को मिलते हैं। और रॉक्स में भी देखिएगा तो तीन प्रकार की हैं। इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब इग्नियस रॉक्स क्या होती है ना दोस्तों, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमने कि ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा होता है वो बाहर आया, कुछ टाइम के बाद वही लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन ले लेता है। ये प्राइमरी रॉक भी हम इग्नियस रॉक को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे टाइम के साथ रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल प्रेशर के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये रेनफॉल प्रेशर के कारण जो ये इग्नियस रॉक होता है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक में देखिएगा तो कन्वर्ट हो जाता है। वही रॉक रहती है, सेम रॉक रहता है, बस इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद टाइम टू टाइम देखिएगा तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद यही मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स में देखिएगा तो कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ सेडिमेंट्स बच जाते हैं। सेडिमेंट्स इसके पूरे मतलब जो ऊपर के रॉक होती है ना, चट्टान, वो देखिएगा तो सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं, ठीक है, इन्हीं प्रेशर्स के कारण, और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना ये दोस्तों हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. अब जो आपको ये तीन जो लोकेशंस बताई मैंने, जैसे देखिएगा तो आयरन और जो स्वीडन में पाया जाता है, फिर आपका कॉपर और निकल हो गए, ये देखिएगा तो कनाडा में, फिर आयरन, निकल, क्रोमाइट्स, प्लेटिनियम, ये सब क्या है दोस्तों, ये एग्जांपल है उन मिनरल्स के जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि जाहिर सी बात है ये सारे जो मिनरल्स हैं, आयरन हो गया, फिर आपका निकल हो गया, ठीक है, क्रोमाइट्स, प्लेटिनियम, ये क्या है, ये है मेटेलिक मिनरल्स। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पाए जाएंगे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। Sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. अब sedimentary rocks मैंने आपको जैसे कि बताया, सेडिमेंट्री रॉक्स या तो आपको प्लेन एरियाज में देखने को मिलेंगे या जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री यानी इरोड होते हैं जो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बात कीजिएगा तो इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के देखिएगा तो एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। तो लाइमस्टोन याद रखिएगा, एक नॉन मेटेलिक मिनरल का क्या है, एग्जाम्पल है। Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples of non-metallic minerals, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो, ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकासस कहाँ पे है, आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। मैंगनीज डिपॉजिट्स जॉर्जिया एंड यूक्रेन में, ठीक है। और फोस्फेट, ठीक है। तो लाइमस्टोन, मैंगनीज और फोस्फेट ये क्या है, ठीक है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स किस में पाए जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें देखने को मिलेंगे। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है कि जो फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल फ्यूल्स हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में तो देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये हार्ड रॉक्स होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। अब हार्ड चीजों में तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। ओशन बेड के नीचे भी, ओशन जो बेड होती है, ओशन के नीचे में भी देखिएगा तो सेडिमेंट्री जो स्ट्रेटा होता है उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल फ्यूल्स को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये क्या है, ये भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट्री जो स्ट्रेटा होता है उसमें हमें ये देखने को मिलेगी ये फ्यूल्स, ठीक है। आप उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हमने देखा। अब हम देखिएगा कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एशिया में किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है, और कहां पाए जाते हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स, ठीक है। चाइना और भारत, देखिएगा तो चीन और भारत में हमें लार्ज आयरन ओर के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इंडिया के देखिए, इंडिया के भी देखिए, इंडिया के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इंडिया में कौन से मिनरल्स कहाँ की किस किस लोकेशंस पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन सी आयरन ओर्स हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये मैं देखिएगा एक स्पेसिफिक वीडियो में समझा दूंगा। टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। तो चाइना और इंडिया में देखिएगा तो हमें आयरन ओर डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। देखिए वर्ल्ड में जितनी भी टिन की उत्पादन होती है ना, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता है, ये टिन भी एक मिनरल है। तो उसमें देखिएगा तो जो पूरा हाफ पोर्शन है ना,
हाफ से भी ज़्यादा वो हमें सिर्फ एशिया से देखने को मिलेगा। यानी एशिया अकेला कॉन्टिनेंट है जो देखिएगा तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। अब जो चाइना है, ठीक है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है, ये दुनिया की देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं टिन के मामले में, ठीक है। टिन प्रोड्यूसर्स के मामले में दुनिया के लीडिंग देखिएगा तो कंट्रीज में से हैं चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। देखिए तो चाइना में अब अगर बात करिएगा तो इन मिनरल्स की भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि लीड हो गया, एंटीमोनी हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स है जो चाइना में हमें देखने को मिलता है हाई मात्रा में। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया में हमें देखिएगा तो मैंगनीज के, बॉक्साइट के, निकल, जिंक और कॉपर के भी देखिएगा तो डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमने ये एशिया को देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप में क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वहां की क्या हालात है ये हम देखते हैं एक बार। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूरोप में देखिएगा तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आयरन ओर हमें देखने को मिलता है, तो आंसर आप लिख पाइएगा यूरोप। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। अगर आप बात करिएगा कि यूरोप की वो कौन सी कंट्रीज है जहां पे आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो रशिया में सबसे ज्यादा मात्रा में, फिर यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया और फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज है जहां पे हमें देखिएगा तो आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। रशिया याद रखिएगा कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो एशिया में भी और यूरोप में भी पड़ता है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि रशिया की जो कैपिटल है वो एशिया में आती है या यूरोप में आती है, आंसर दीजिएगा आप सभी कमेंट सेक्शन में। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न रशिया। अब ये जो हमें कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज और ये निकल है, ये जो मिनरल्स हैं ये हमें देखिएगा तो कहाँ देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और यूरोपियन रशिया में देखने को मिलता है। अब यूरोपियन रशिया के आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में, रुकिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। यूरोपियन रशिया हो गया आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रशिया में इधर रशिया का जो ये वाला हिस्सा आ रहा है इसको हम कहते हैं यूरोपियन रशिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मिनरल डिपॉजिट्स जो कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज, निकल है ये कहाँ में देखने को मिलेगा हमें, ईस्टर्न यूरोप में, और यूरोपियन जो रशिया है यहाँ पे देखिएगा तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा। यूरोप को हमने समझा। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में भी देखिएगा कैसे पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स देखने को हमें मिलते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। The mineral deposits in North America are located in 3 zones: the Canadian region north of the Great Lakes, the Appalachian region and the mountain ranges of the West। ठीक है, अब ये देखिएगा जो मिनरल डिपॉजिट्स हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं उसको हमने 3 जोन्स में बांट दिया। पहला जोन क्या है, कैनेडियन रीजन, दूसरा जोन क्या है, अपलेशियन रीजन, और तीसरा क्या है, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। अब वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये कैनेडियन रीजन हो गया आपका ये, ठीक है। एप्लेशियन माउंटेन्स यहाँ पे हो गए, अब वेस्टर्न रीजन आपका यहाँ हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। इसको देखिए कि जो कैनेडियन रीजन है इसको कैनेडियन शील्ड रीजन भी कहते हैं। तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और जो कॉपर है इसको देखिएगा ये कहाँ माइन किए जाते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में कैनेडियन शील्ड रीजन में हमें ये मिनरल्स देखने को मिलेंगे। कोल इन दी एप्लेशियन रीजन, देखिए कोल जो मिनरल है ये हमें एप्लेशियन रीजन में देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न कार्डिलेरस यानी हो गया वेस्टर्न साइड हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न कार्डिलेरस, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये थोड़ा देखिएगा तो मैक्सिको वाला रीजन भी आ जाता है इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। वेस्टर्न कार्डिलेरस हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। वेस्टर्न कार्डिलेरस में हमें देखिएगा तो कॉपर, लीड, जिंक और गोल्ड और सिल्वर की देखिएगा तो डिपॉजिट्स काफी ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमने नॉर्थ अमेरिका को समझा। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ कि साउथ अमेरिका में आखिर कौन से मिनरल्स हमें हाई क्वालिटी, हाई क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यहां पे आप देखिए ध्यान से, ब्राजील को हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहते हैं हाई ग्रेड आयरन ओर। मतलब ब्राजील में जो आयरन पाए जाते हैं, आयरन ओर देखने को मिलते हैं, ये काफी ज्यादा देखिएगा तो हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। इसलिए ब्राजील अपने आप में देखिएगा तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का पूरी दुनिया में। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, ठीक है। अब देखिए आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, मैंने आपको जितनी भी कंट्रीज के नाम बताए हैं ना, आपको सिंपल सा क्या करना है, जाके दोस्तों इन कंट्रीज की कैपिटल देखनी है और इन कंट्रीज की लोकेशन देखनी है और उसको मार्क करना है मैप पे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैप प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखिएगा तो चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। चिले और पेरू देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉपर के, ठीक है, कॉपर मिनरल के। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमंग दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन, ठीक है, अमंग दी। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि यार 50% से ज्यादा तो एशिया में प्रोडक्शन होता है टिन का, ठीक है, पर ये ब्राजील बोलीविया क्यों आ रहा है? देखिए भाई 50% होता है, बाकी का 50 भी तो कहीं ना कहीं होता होगा, तो उसमें भी देखिएगा तो ब्राजील और बोलीविया में देखने को हमें क्या मिलता है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं ये टिन के, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको टिन देखने को मिल जाएगा। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में ये जो कुछ मिनरल्स है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टोस और डायमंड, ये भी हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे हाई मात्रा में, ठीक है। मिनरल ऑयल फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया, ठीक है। अब मिनरल ऑयल होते हैं जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, ये भी हमें इन कंट्रीज में देखने को मिलता है काफी ज्यादा मात्रा में। देखिए साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर पूछे कि नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल कहाँ ज्यादा पाई जाती है तो वेनेजुएला करेक्ट आंसर हो गया इसका, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे हमें मिनरल ऑयल्स भी देखने को मिलते हैं। ये हमने साउथ अमेरिका के बारे में जाना कि साउथ अमेरिका में क्या चीजें पाई जाती, कौन कौन से मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका दुनिया की देखिएगा अर्थ की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो ये हम चलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। अब देखिएगा पूरी अफ्रीका को अगर हम बात कर लें तो दुनिया में सबसे ज्यादा हमें डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेंगे, तो ये बात याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। अब देखिएगा सिर्फ अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और जायरे की, तो इसमें देखिएगा इन तीनों कंट्रीज को मिला के हम देखें तो ये दुनिया में सबसे बड़ा हिस्सा देखिएगा तो गोल्ड का उत्पाद करते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड देखिएगा तो ये प्रोडक्शन करते हैं इनकी, यहाँ पे हमें इनकी माइंस देखने को भी मिल जाती हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर, अब देखिए अफ्रीका में और भी मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन ओर्स हो गए, क्रोमियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, बॉक्साइट हो गया, तो ये भी देखिएगा तो यूरेनियम भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ अदर मिनरल्स है जो हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। ऑयल भी देखने को मिलता है हमें, ऑयल देखिएगा भी एक मिनरल है, तो ये भी देखिएगा तो हमें देखने को मिलता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नाइजीरिया हो गया, लीबिया हो गया, फिर आप बात कर लीजिए अंगोला हो गया, अल्जीरिया हो गया, तो ये कुछ कंट्रीज हैं देखिएगा तो जिसमें हमें ऑयल के रिजर्व्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये हमने जाना अफ्रीका के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा रीजन है इसको हम ओशियानिया कहते हैं, तो रफली मान लीजिए हम ओशियानिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रीजन को भी हम देख लेते हैं, इस कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं हमें। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितना भी देखिएगा तो प्रोडक्शन होता है बॉक्साइट का, उसका सबसे बड़ा चंक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में देखिएगा तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है बॉक्साइट का पूरी दुनिया में। इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। ऑस्ट्रेलिया में हमें देखिएगा तो गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन और निकल जो है इसकी भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्शन देखने को मिलती है, ये भी याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैंगनीज। यहाँ पे हमें दोस्तों कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज ये कुछ और मिनरल्स है जो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चले हम तो कालगुरली एंड कुलगार्डी, जो ये आपके जो दो लोकेशंस हैं, एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। देखिए कालगुरली और कुलगार्डी जो ये एरियाज हैं इसको आपको मार्क करना है ऑस्ट्रेलिया की जो मैप है उस पर, ठीक है, मार्क करिएगा, बताइएगा कहाँ पे है। आपको यहाँ पे बता भी दिया गया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। इन दो एरियाज में देखिएगा सबसे बड़े लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया को देख लिया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 7th कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं। अंटार्कटिका में देखिएगा तो मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं काफी लोग, ठीक है, कि यहाँ पे भी हमें कई प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलेंगे, कोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, और अंटार्कटिका में, ठीक है, पर इतनी ज्यादा देखिएगा तो वहाँ पे माइनिंग होती नहीं है। वहाँ पे इतना देखिए अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन तेजी में शुरू होगा, ठीक है, पर थोड़ा क्लाइमेट को भी देख के। तो फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका में हमें सिर्फ ये जनाब देखने को मिलता है, पेंगुइन्स वगैरह ही देखने को मिलेंगे। आगे चले हम, ठीक है। इंडिया, अब एक से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपके, इंडिया के रिसर्च स्टेशंस जो हैं अंटार्कटिका में उनके आपको नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा था। Significant size of deposits of coal in the trans-Antarctic mountains and iron near the Prince
चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। जैसे हम वेदर को फोरकास्ट करते हैं ना, यहाँ पे भी देखिएगा तो प्रिडिक्ट किया गया है कि लार्ज देखिएगा तो काफी ज्यादा मात्रा में कोल की डिपॉजिट्स हमें ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स के रीजन में, ठीक है, और आयरन देखने को मिलेगा हमें प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में, ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, अंटार्कटिका में। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। हमें यहाँ पे आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की भी मात्रा देखिएगा तो अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाती है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स को देखा, ठीक है। उन कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं ये हमने जाना, ठीक है, और कितनी मात्रा में पाई जाती है और कौन कौन क्या क्या चीजें देखिएगा तो हमने देखिए काफी सारी कंट्रीज के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, कि इस कंट्री में ये जो मिनरल है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है, बड़ी देखिएगा तो मात्रा में है। फिर ऑयल्स कहाँ पाए जाते हैं, जितनी भी कंट्रीज हमने रफली मान लीजिए सुनी है इस वीडियो में, ठीक है, उन सभी कंट्रीज को आपको वर्ल्ड मैप पे लोकेट करना है। ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस करिएगा, परफेक्ट बनिएगा, और कोई तरीका ही नहीं है परफेक्ट बनने का, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पर एक और याद रखिएगा, परफेक्ट प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इन मिनरल्स के आखिर यूजेस क्या हैं। भाई जनाब देखिए इतने सारे मिनरल्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो भाई कुछ यूज तो होंगे, यूजेस वगैरह तो देखने को मिलेंगे। देखिए बात सिंपल सी अगर मैं आपको करूँ ना दोस्तों, तो मिनरल्स के यूजेस तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, पर मिनरल्स उतने नहीं है, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर सप्लाई नहीं है यार, ठीक है। अब क्यों नहीं है, एक तो देखिए मिनरल्स जो ये हैं ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और वाटर की बात कर लीजिएगा तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर अगर खत्म हो गया, ठीक है, रिन्यू होकर वापस आ जाएगा। पर ये मिनरल्स आपने कोल को जला दिया, कोयले को जला दिया, पेट्रोलियम को फूंक दिया, तो ये इतनी जल्दी थोड़ी कि आज खत्म हो गया 10 दिन बाद फिर आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। ये एक बार खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको बनने में नेचुरल प्रोसेस से एक तो बनते हैं हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे आखिर कि हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स वगैरह का यूज देखिएगा तो सबसे पहले काफी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में हमें देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है, ठीक है, और कहाँ यूज करेंगे। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जैम्स आर यूजुअली हार्ड, ठीक है। मिनरल्स को हम देखिएगा तो जैम्स के तरीके से भी यूज करते हैं, ठीक है, और जो जैम्स के लिए यूज करते हैं हम, जैम्स की खाने वाली जैम्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो जैम्स के लिए हम मिनरल्स को यूज करते हैं वो यूजुअली देखिएगा तो हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। these are then set in various styles for jewelry। अब ये जो जैम्स होते हैं ना, इसको आप देखिएगा तो ज्वेलरी शॉप्स पे आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके अलग अलग देखिएगा तो स्टाइल्स बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के आपको देखिएगा तो जैम्स देखने को मिल जाते हैं। लोग ज्वेलरी मतलब गले वाले में पहनते हैं, अंगूठी भी बना लेते हैं इसकी, ठीक है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। अब कॉपर देखिए एक मिनरल है जिसको हम देखिएगा तो कॉइन्स वगैरह में भी यूज करते हैं, पाइप्स वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखिएगा तो एक कमाल का मिनरल हो गया, एक मेटल देखने को मिलता है, ठीक है, मिनरल है, मेटल क्या, ठीक है। अब बताइए कॉपर एक, अब मेटल आ ही गया तो क्वेश्चन तो मतलब बनता ही नहीं है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज, ठीक है। आपको पता ही है कि सिलिकॉन जो है क्वार्ट्ज से निकलता है, और सिलिकॉन की देखिएगा तो काफी ज्यादा मात्रा में हमें यूसेज देखने को मिलती है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं उसमें सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, ये याद है ना आपको। Aluminium obtained from its ore, ठीक है, aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware। तो इन मिनरल्स के भी देखिएगा तो जैसे aluminium, bauxite, इनके भी यूजेस देखिए तो काफी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। घर बार में जो आपके कुकवेयर्स होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं एल्यूमिनियम के, उसमें भी देखिएगा तो इनका यूज किया जाता है हाई मात्रा में। तो ये हमने देखा कि आखिर इन मिनरल्स के क्या क्या यूजेस है। अब हमने यूजेस देख लिया यार, कंजर्वेशन भी तो देखना जरूरी है जनाब। मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, हम इसको एक बार देख लेते हैं। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मैंने आपको बताया जो ये मिनरल्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। एक बार गए सो गए। कोल को आपने एक बार यूज किया तो भूल जाओ भाई, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, हजारों साल लगने वाला। पेट्रोल को आपने मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल भरवाया, वो पेट्रोल वापस नहीं आएगा, ठीक है, अब टाइम लगेगा, ठीक है। इन मिनरल्स को बनने, फॉसल फ्यूल्स वगैरह को जो होते हैं नेचुरल गैस, इनको बनने में हजारों साल लगते हैं, इसलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। हजारों साल लग जाते हैं यार इनकी फॉर्मेशन में, ठीक है, काफी ज्यादा समय लग जाता है, पता नहीं देखिएगा तो कितनी मतलब टाइम लग जाएगा। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दिस मिनरल। अब देखिए ये जो मिनरल्स जो बनते हैं ना दोस्तों, इनकी फॉर्मेशन में बहुत देखिएगा तो धीरे से टाइम लगता है, बहुत धीरे चलता है यार, हजारों साल लग जाते हैं इनकी फॉर्मेशन में। पर जिस रेट से ह्यूमंस इनको कंज्यूम कर रहे हैं उसकी मात्रा, उसका टाइम देखिएगा तो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, उसकी रेट देखिएगा तो बढ़ती ही जा रही है। काफी ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमंस इन मिनरल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, पर वहीं देखिएगा तो ये जो मिनरल्स बनते हैं इनकी फॉर्मेशन में अच्छा खासा टाइम लग जाता है।
इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। हमें ये चीज़ देख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो हम एक बार देखते हैं। हम देखिए दोस्तों, जो माइनिंग में जो ये वेस्टेज होती है इन मिनरल्स की, इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इस मिनरल वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं, तो ये रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ये पॉइंट याद रखिएगा। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी और कंजर्व। अब हम रिसाइकिल कर सकते हैं इन मिनरल्स को। अब मान लीजिए कुछ आपने खरीदा, ठीक है, एक मान लीजिए यार पहले मेटल की वो ज्योमेट्री बॉक्स जो आती थी ना मेटल की, ठीक है, मेटल की जो ज्योमेट्री बॉक्स आती थी उनको हम देखिएगा तो मतलब यूज करते थे। उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें क्या होता था, कुछ लोग पैसे रखने लग जाते थे, मतलब उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। तो हम मेटल्स को देखिएगा तो रिसाइकिल कर सकते हैं, जिस वजह से क्या हो, इन मिनरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो दो तरीके हमने देखे। अब देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है मिनरल्स को कंजर्व करने का RRR, ठीक है। यहाँ पे RRR मूवी की बात नहीं हो रही, पर अगर आपको मूवी से याद रखना है फिर भी याद रख लीजिए। तो RRR, यहाँ पे RRR की फुल फॉर्म चेंज हो जाएगी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। हम 3 R's भी इन्हें कहते हैं, पर RRR याद रखिए, ठीक है। मूवी आ रही है, बच्चों को याद भी रहेगी क्योंकि मूवी से सब रिलेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है। ये कुछ कंजर्वेशन के मेजर्स हैं जिसको हम अपना के मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, RRR याद रखिएगा। तो ये आज हमने फर्स्ट पार्ट में मिनरल्स के बारे में समझा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे तो पावर रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों, होते ये भी मिनरल्स ही हैं, पर इनको हम यूज करके एनर्जी क्रिएट करते हैं, और एनर्जी क्रिएट करने के बाद देखिएगा तो ये वेरियस एक्टिविटीज में हमें काम आते हैं, ठीक है। तो ये हम जानने वाले पावर रिसोर्सेज में, मजेदार टॉपिक होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो यार बेल आइकन को हिट करिए। उससे पहले सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, तभी बेल आइकन आपको दिखेगा, ठीक है। आजकल कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा करने लग गया, उल्टी चीज़ें बोलने लग गया है ना, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि हमेशा बोला है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। जय हिंद। क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने मिनरल्स को समझा था। आज दोस्तों हम पावर रिसोर्सेज को समझने वाले हैं, ठीक है। पावर रिसोर्सेज को समझेंगे, कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, ठीक है, इस चैप्टर का, मिनरल्स को समझा होगा। मैंने आपको सारे मिनरल्स बताए थे, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि देखिएगा तो सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें किस तरीके से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट है, कौन सा मिनरल कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, हर चीज हमने समझी थी उसमें, ठीक है। आज हम पावर रिसोर्सेज को समझने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पावर रिसोर्सेज, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। अब देखिए सबसे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, पावर रिसोर्सेज होते कहते हैं दोस्तों, ये वही रिसोर्सेज होते हैं जिनमें हमने कुछ मिनरल्स की बात की थी ना, हमने याद है ना, यूरेनियम हो गया, कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, ये जो मिनरल्स हैं इसको हम रिसोर्स के तौर पे देखिए इस तरीके से यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सके, पावर जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकें, या फिर कह लीजिए एनर्जी जनरेट कर सकें। और यही एनर्जी और पावर को देखिएगा तो हम काफ़ी सारे पर्पसेस में यूज़ कर सकें, जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ कर सकें, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस वगैरह में हम उस पावर या एनर्जी का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम उन मिनरल्स की बात करते हैं दोस्तों, पावर रिसोर्सेज में हम उन मिनरल्स को लेते हैं ना जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकें। नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फिर आपका देखिएगा पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, प्लूटोनियम हो गया, ये सब हम क्या करते हैं, पावर रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। वी ऑल्सो नीड पावर, ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, कि पावर रिसोर्सेज का इस्तेमाल देखिएगा तो इंडस्ट्री में हो गया, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस में हम यूज करते हैं। पावर रिसोर्सेज मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देखिए पावर रिसोर्सेज को ना हम दो कैटेगरीज में या दो टाइप में जनरली देखिएगा तो डिवाइड कर देते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि आखिर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ें। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं पहले। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। देखिए कन्वेंशनल जो शब्द है ना, इसका क्या मतलब है, जो पहले से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। कहते नहीं है कि कन्वेंशनल तरीका है इसको करने का, ठीक है,
ऐसे कहते हैं ना हम किसी भी चीज में देखिएगा तो वही यहाँ पे भी है कि कन्वेंशनल सोर्सेज का सिंपल सा मतलब है जो पहले से लंबे समय से जिसका हम प्रयोग करते आ रहे हैं। और लंबे समय से देखिएगा तो हम किस एनर्जी का प्रयोग करते आ रहे हैं, क्या चीज का यूज कर रहे हैं हम, फायरवुड्स हो गए, फॉसल फ्यूल्स वगैरह, आज तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इसको बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज में हम उसी रिसोर्सेज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं एनर्जीज की बात करेंगे जो हम बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। जिस ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो कोल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कन्वेंशनल सोर्सेज की देखिएगा जो एनर्जी हम बनाते हैं वो उसमें हम फायरवुड को डालेंगे। फायरवुड देखिएगा तो काफी समय से हम यूज करते आ रहे हैं फायरवुड को। फायरवुड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड का देखिएगा तो काफी समय पहले से ही यूज होते हुआ रहा, आपको भी पता है, ठीक है। तो इसका जनरल पर्पस देखिएगा तो क्या होता है, कुकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, हीटिंग के लिए, ठीक है, गर्म रखने के लिए। सर्दियों में आप जलाते होंगे ना लकड़ियां वकड़ियां, तो ये भी देख रहे हैं एनर्जी क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है। और एनर्जी क्रिएट करके इसका हम क्या उपयोग कर पा रहे हैं, कुकिंग के लिए उपयोग कर पा रहे हैं, हीटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। अब देखिए ये जो हम फायरवुड की बात कर रहे हैं, यही देखिएगा तो क्या होता है, फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट और एनिमल खत्म हो चुका है, ठीक है, टाइम के साथ, वक्त के साथ क्या होता है, वो धरती के अंदर समा जाता है और काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स साल पहले बाद क्या होता है, हीट और प्रेशर के कारण जो वही प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स थे वो फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए फॉसल फ्यूल्स तो ऐसा है नहीं कि आज गया 10 साल बाद हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उसको फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट होने में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसीलिए हम देखिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स वगैरह क्या होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इतनी जल्दी से रिन्यू नहीं हो पाते हैं। फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गई, ये सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के देखिएगा तो कुछ मेन प्रकार हैं। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। जो इन मिनरल्स के दोस्तों हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं ना, ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड है नहीं, अनलिमिटेड हो भी नहीं सकते ना, कैसे हो सकते हैं, ठीक है। जबकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो अनलिमिटेड की तो बात ही नहीं होती। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। ये याद कीजिएगा, मिनरल्स वाले टॉपिक में भी मैंने आपको ये लाइन बताई थी। क्यों बताई थी, देखिए जिस हिसाब से विश्व की जो जनसंख्या है ये बढ़ती जा रही है, विश्व की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, इनको कंज्यूम, जो ये फॉसल फ्यूल्स वगैरह हैं इसको कंज्यूम भी ज्यादा किया जा रहा है। जिस तेजी से इन फॉसल फ्यूल्स को कंज्यूम किया जा रहा है उतनी तेजी से देखिएगा तो इनकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है। क्यों होगी फॉर्मेशन, यार पहली चीज तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, फॉसल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो कैसे मतलब इतनी जल्दी बन पाएंगे। तभी इन्हें कहा जाता है कि ये जल्दी देखिएगा तो पृथ्वी से एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉसल फ्यूल्स है, नेचुरल गैस वगैरह है, ये पृथ्वी से क्या हो सकते हैं, जल्दी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि काफी समय लगता है। फिर वही होगा, आज मान लीजिए कोई प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के जो रिमेन हैं वो अगर देखिएगा तो खत्म होते हैं और गिरते हैं तो उनको देखिएगा अर्थ में फॉसल फ्यूल बनने में, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 1 लाख साल लग जाएगा, ठीक है। 1 लाख साल समझ रहे हैं। आज से अगर सोच लीजिए, आप सोचेंगे भाई 1 लाख साल कितना बड़ा टाइम है, तो सोचिए कितना ज्यादा टाइम लगता होगा इन रिसोर्सेज को बनने में। नेक्स्ट हम देखें तो कोयले की बात करेंगे हम, ठीक है। एक और तरीका कन्वेंशनल सोर्सेज का कोयला, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बता सकेगा अगर आपको पता होगा तो। उसे कहते हैं हम थर्मल पावर, उसे हम थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है। कोयले से जो हम बिजली बनाते हैं उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। माथे में चिपका लीजिए, इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जायंट फॉर्म्स एंड स्वॉर्म्स गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे कोयले की भी देखिए बात हो रही है, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज, देखिए ये टॉपिक है ना, इसमें सिंपल सा है, जो बहुत पहले से यूज होते आ रहा है, ठीक है। कोयला बहुत पहले से हम यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले ये बन चुका है, तो एक पुराना तरीका है। अब देखिए कोयले से क्या है ना, कोयला देखिए कोयले को बनने में भी देखिएगा तो काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, पर जिस तेजी से इसकी डिमांड बढ़ रही है उस तेजी से देखिएगा इसकी सप्लाई नहीं है, ठीक है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कोयले की दिक्कत हो गई थी पूरी दुनिया में, ठीक है। चाइना में तो हाल बुरा हो गया था, फिर भी यहाँ देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना लिख रखा है, ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, पर चाइना में भी दिक्कत आई थी कोयले की।
कोविड के चक्कर में भी हुआ था, पर है ना दिक्कत है ना, एक तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। कोयला का इतना डिमांड जब आप देखिएगा तो हम जब इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इन मिनरल्स को, ठीक है, और इतनी तेज़ी है नहीं इन मिनरल्स की फॉर्मेशन में, तो दिक्कत तो आएगी। कोल इज देयर फॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन, ये पॉइंट याद रखिएगा। कोल को देखिएगा तो हम बरीड सनशाइन भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक वगैरह में या अंडरलाइन कर लीजिए किताब में। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। ये कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कोल के, मैप पे आप मार्क कर सकते हैं। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर, अब भारत में भी देखिएगा तो कुछ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज है जो झारखंड में हमें देखने को मिलते हैं। मेनली देखिएगा तो रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो देखिएगा तो झारखंड में है चारों ये जगह, ठीक है। तो ये आपको देखिएगा तो भारत के कुछ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, ठीक है। ये देखिए जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हो गए, ये सब ना जो मैप पे ना मैं आपको मार्क सेपरेटली कराऊंगा, खास करके इंडिया के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। ज्योग्राफी जब मैं एक बार शुरू करूंगा ना अच्छे से, फिजिकल फीचर्स वगैरह सब एक तरह से हम करने वाले हैं सीक्वेंस में, तब हम करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम की बात करेंगे। पेट्रोलियम भी देखिएगा तो इसको भी बनने में काफी साल लग जाते हैं। पेट्रोलियम देखिएगा तो ये पेट्रोल नहीं है दोस्तों, पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, उसको देखिएगा तो हेड करता है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम के देखिएगा तो काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप देखिएगा तो मेडिसिन वगैरह में भी काम आता है, ठीक है। अब पेट्रोल भी बनता है, उसके बाद देखिएगा तो इसके कुछ इत्र वगैरह भी, सॉरी परफ्यूम्स वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसका यूज आता है। The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum, ठीक है। पेट्रोलियम जो है ना दोस्तों, ये देखिएगा तो थिक ब्लैक लिक्विड होता है, ये याद रखिएगा। अब जो पेट्रोल आप यूज कर रहे हैं अपनी कार को दौड़ाने में, ठीक है, भगाने में, जो साइकिल में जो आपके देखिएगा जो तेल का यूज करते हैं आप, उसके चैन वगैरह में डालते होंगे ना, तो उसमें उस सब को देखिएगा तो किससे, वो सब चीजें किससे बनती हैं, पेट्रोलियम से बनती हैं, ठीक है। It is found between the layers of the rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas, ठीक है। अब ये देखिएगा जो पेट्रोलियम है ना, ये हमें देखिएगा जो लेयर्स ऑफ द रॉक्स होती है ना, खास करके सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, उसमें पाया जाता है, उसमें हमें देखने को मिलेगा। इसको हम ड्रिल्ड करके निकाल लेते हैं, और ये खास करके देखिएगा तो ज्यादातर ऑफशोर या कोस्टल एरियाज में हमें पेट्रोल के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, पेट्रोलियम के, सॉरी। This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants। देखिए इसी ऑयल को, यही जो आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल भी हम कहते हैं, इसी क्रूड ऑयल को क्या करते हैं हम, रिफाइनरीज में भेज देते हैं, फिर रिफाइनरीज में जाके इसको रिफाइन किया जाता है, और इससे देखिएगा तो काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, और भी चीजें देखिएगा तो पेस्टिसाइड्स वगैरह भी बनते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। देखिए पेट्रोलियम को ना हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी देखिएगा तो वैल्यू काफी ज्यादा है, वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, देखिए कुछ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि कौन कौन सी हैं। तो ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ठीक है। और भी देखिएगा तो आप अगर अमेरिका साइड में जाइएगा तो, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आपको यूएसए हो गया, रशिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रशिया भी देखिएगा तो क्रूड ऑयल का एक अच्छा खासा देखिएगा तो यहाँ पे उत्पादन होता है, रिजर्व रखता है ये, ठीक है। वेनेजुएला हो गया, साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा पोर्शन क्रूड ऑयल का इन्हीं के पास है। अल्जीरिया हो गया, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंट्री आपको देखने को मिलेगी अल्जीरिया, ठीक है। तो इन कंट्रीज के बाद देखिएगा तो पेट्रोलियम के जो प्रोड्यूसिंग जो हाई मात्रा में मान लीजिए पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करती हैं, तो ये कुछ कंट्रीज थी। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, अब भारत में भी देखिए कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हमें देखने को मिलते हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे कि दिग्बोई हो गया जो आसाम में है, बॉम्बे हाई हो गया जो मुंबई में है, और डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स पे यहाँ पे हमें भी देखिएगा तो पेट्रोलियम देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे जब भारत में इतना पेट्रोलियम पाया ही जाता है तो हम बाहर से क्यों मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल को हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, सॉरी इंपोर्ट क्यों करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट बोल दिया, क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? देखिए पता है क्या है दिक्कत है कि डिमांड इतनी ज्यादा है ना हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, डिमांड इतनी ज्यादा है, तो वो देखिए हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोल को, ठीक है, रिजर्व्स हैं, उससे देखिएगा तो उसकी डिमांड पूरी हो नहीं पाती, तो बाहर से देखिए हमें तेल मंगाना ही पड़ता है। रफली मान लीजिए 85% टू 88% जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है हमारी, वो बाहर से ही आती है, हमारी बाहर से ही पूरी होती है, बाहर के मतलब देखिएगा तो देश से हम इम्पोर्ट करवाते हैं। आगे चलते हैं।
अब हम बात करेंगे एक और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की देखते हैं हम एक बार। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। अब देखिए इसका क्या सीन है। ये मान लीजिए कि क्रूड ऑयल ये रहा, ठीक है, क्रूड ऑयल ये रहा, नीचे मान लीजिए आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल जहां पाया जा रहा है उसके नीचे आपको जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाइएगा तो मेंटल आता है। मेंटल में क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्मा। मैग्मा समझ लीजिए कि मतलब गरम गरम एकदम लावा पाया जाता है, ठीक है। अब इस लावा की हीट के कारण जो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है ये देखिएगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और यही गैस की जो लेयर्स हैं ये आपको क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिलेगी जहां क्रूड ऑयल रहता है। तो ये होगी आपकी जो ये होगी क्रूड ऑयल मतलब नेचुरल गैस की लेयर्स, ठीक है, और ये हो गया क्रूड ऑयल, नीचे मैग्मा है। तो हीट जैसे जैसे आ रही है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो नेचुरल गैस है, हीट के कारण यही क्रूड ऑयल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यही नेचुरल गैस हम कहते हैं इसे, ठीक है। तो नेचुरल गैस देखिएगा जब हम मिल जाती है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। देखिए नेचुरल गैस देखिएगा तो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही हमें देखने को मिलेगी। मैंने आपको बता दिया जब क्रूड ऑयल निकालते हैं ना तो कुछ मात्रा में देखिएगा तो नेचुरल गैस भी निकल जाती है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। देखिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल तरीके से भी हम इस नेचुरल गैस का यूज कर सकते हैं। रशिया हो गया, नॉर्वे हो गया। रशिया का भी पता है ना, नॉर्ड पाइपलाइन जो है वो भी तो देखिएगा तो नेचुरल गैस पाइपलाइन ही है। नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो ये देखिएगा तो कुछ कंट्रीज हैं जो जिनके यहाँ देखिएगा तो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। इन इंडिया में देखिएगा तो जैसलमेर हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और सम ऑफ शोर एरियाज ऑफ मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इंडिया में भी इन कुछ जगहों पे देखिएगा तो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, लास्ट देखते हैं हम दोस्तों हाइडल पावर। अब हाइडल पावर क्या होता है एक बार हम इसको देख लेते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, ठीक है। डैम्स वगैरह आपने देखे ही होंगे कभी ना कभी, ठीक है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम, ठीक है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, ठीक है, जो देखिए यहाँ पे डैम्स वगैरह में जो पानी से देखिएगा जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, जनरेट करते हैं, उसको याद रखिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं। अब से पूछ ले कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर कहाँ से जनरेट होती है, तो कोयले से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से जनरेट होती है, तो वाटर से। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इस तरह देखिएगा तो रिजर्वॉयर्स बन रखे हैं, ठीक है, रिजर्वॉयर्स बन रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो डैम क्रिएट कर रखा है इन्होंने, डैम क्रिएट कर रखा, और इधर देखिएगा तो जनरेटर, यहाँ पे टर्बाइन लगा रखी है, ये रही टर्बाइन, ठीक है। इस इमेज में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो रिजर्वॉयर्स में था ना, यहाँ पे एक छेद कर रखा है। इस छेद से क्या होता है, पानी जाता है, ठीक है, ये पूरा डैम है। यहाँ से जब पानी जाता है ना तो यही पानी देखिएगा ना इस टर्बाइन से टकराता है और टर्बाइन को बहुत तेज तेज घुमाता है, ठीक है, बहुत तेजी में ये जो टर्बाइन है घूमता है। इसी टर्बाइन के घूमने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे बिजली देखिएगा तो पैदा होती है, और यही बिजली देखिएगा तो पावर ग्रिड्स में वगैरह में या पावर लाइंस कह लीजिए, इनको ट्रांसफर कर दी जाती है, और इसके बाद घर वगैरह में देखिएगा तो यही बिजली पहुंच जाती है, ठीक है। और फिर जो यही टर्बाइन से निकला हुआ यहाँ से देखिए जब घूमता है तो बाकी का पानी यहाँ इसके थ्रू निकल जाता है, ठीक है, कैनल्स वगैरह यहाँ से यहाँ से निकल जाता है इस देखिएगा पैसेज के थ्रू, और यहाँ पे देखिएगा तो यही पानी फिर इरिगेशन वगैरह में यूज होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझा देता हूं, ये रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर यहाँ पे आपको ये डैम दिख रहा है। रिजर्वॉयर के यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे हमने एक देखिएगा तो क्रिएट कर रखा है पाथ, इस पाथ से पानी आता है, ठीक है, और यहाँ पे टर्बाइन को घुमाता है। टर्बाइन घूमती है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, यही इलेक्ट्रिसिटी देखिएगा तो पावर ग्रिड्स में भेज दी जाती है, और वहां से देखिएगा तो घर वगैरह या इंडस्ट्री पर्पज के लिए यूज की जाती है। फिर यहाँ से देखिए एक और पाथ बना रखा है, इसके थ्रू जब टर्बाइन घूम जाती है जो बाकी का पानी होता है वो निकल जाता है, ठीक है, और यही पानी फिर इरिगेशन वगैरह में देखिएगा तो हेल्पफुल होता है। आप समझ गए होंगे ना। आप चलिए आगे चलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। मैंने आपको बता दिया जो वाटर डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद उसको हम इरिगेशन में यूज कर लेते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। मतलब विश्व की, मतलब मान लीजिए 1/4 जो विश्व की इलेक्ट्रिसिटी है वो अकेला हाइडल पावर से जनरेट की जाती है। मतलब 25% इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी पृथ्वी पे जनरेट हो रही है वो सिर्फ मान लीजिए हाइडल पावर से जनरेट होती है। अब कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स भी हाइडल पावर के, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि पैराग्वे हो गया, नॉर्वे हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया। चाइना ने तो डैम्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पे देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के। सम इंपॉर्टेंट हाइडल
पावर स्टेशन इन इंडिया, अब कुछ देखिएगा तो हाइडल पावर स्टेशन हमें भारत में भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाखड़ा नंगल हो गया, ठीक है, तो भाखड़ा नंगल हो गया, गांधी सागर हो गया, नागार्जुन सागर हो गया और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हो गया। तो ये कुछ देखिएगा तो हाइडल पावर स्टेशन हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा दोस्तों कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, उसके कुछ हमने वो देखे, ठीक है, जैसे कि फायरवुड हो गया, कोल देखा, नेचुरल गैस देखा, ठीक है, पेट्रोलियम देखा, उसके बाद मान लीजिए अभी हमने हाइडल पावर देखा। तो ये 5 हमने देखे। अब इन देखिए ये जो हमने डिस्कस किए हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो एक बार हम इन सारी एनर्जीज के जो जनरेट होती है उससे क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं और क्या डिसएडवांटेज है वो हम एक बार देख लेते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो देखिए ऑयल और नेचुरल गैस को एक साथ ही रखा है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखिए। ऑयल के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए देखिएगा तो इसकी काफी ज्यादा जरूरत हमें देखने को मिलती है ऑयल की। यहाँ पे देखिए फिर ये भी है, नेचुरल गैस देखिएगा तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, इसको भी ट्रांसपोर्ट करना ईजी, पाइपलाइंस के थ्रू हम देखिएगा तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, देखिए नेचुरल गैस को देखिएगा तो क्लीनर माना जाता है ऑयल और कोल के कंपेयर में, और चीपर देन ऑयल, नेचुरल गैस को देखिएगा तो ऑयल के कंपैरिजन में चीपर भी माना जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बन सकता है एग्जाम में कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ इन सारे मतलब जो भी एनर्जीज वगैरह हैं, फायरवुड के पूछ ले बताओ क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आपका इस स्लाइड से कंपेयर हो जाएगा। तो इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किताब होगी तो किताब में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने एडवांटेजेस देखे। अब इन दोनों देखिए ऑयल और नेचुरल गैस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, भाई साहब डिसएडवांटेज भी जानना जरूरी है ना। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, ठीक है, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स रिलीज कॉज एसिड रेन, जो इससे पॉल्यूशन देखिए जो रिलीज होगा उससे एसिड रेन देखिएगा तो कॉज हो सकती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी, और देखिए सबसे पहली चीज तो इनकी एक्सप्लोरेशन करना कि नए फ्यूल को हम देखिए एक्सप्लोर कर पाए वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है, दिक्कत होती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। अब हम एक बार देखते हैं फायरवुड के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। फायरवुड के एडवांटेज की बात करें तो इजी एक्सेस है, भाई फायरवुड आपको आसानी से मिल जाता है, इजी एक्सेस है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देखिए तो फायरवुड देखिएगा तो काफी ज्यादा लोगों को भारत में भी रूरल एरियाज में जाइएगा तो वहां पे देखिएगा तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, जो इनको कलेक्ट करने का जो टाइम आता है ना दोस्तों वो काफी ज्यादा मतलब मान लीजिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, ये फायरवुड बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, भगाओ इसको भाई साहब, इसको यूज करो, पॉल्यूशन मतलब मत करो, ठीक है। जो चीज पॉल्यूशन कर रही है ज्यादा यार वो भी देखिए काफी ज्यादा मात्रा में। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोस्टली देखिएगा तो आपको पॉल्यूशन ज्यादा ही करती हैं, हाइडल पावर को छोड़ दे तो, ठीक है, हाइडल पावर में आपको ज्यादा पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, पर बाकी कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, फायरवुड हो गया, ये सब देखिए पॉल्यूशन काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी देखिएगा तो दिक्कत करता है। डिफॉरेस्टेशन, भाई फायरवुड को यूज करोगे तो जंगलों को तो काटना पड़ेगा, जंगलों को काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो लैंडस्लाइड्स की दिक्कत आएगी, लैंडस्लाइड्स की दिक्कत आएगी तो जान माल का नुकसान होगा। देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, एक ही चीज मैंने आपको बताया डिफॉरेस्टेशन, उससे कितनी चीजें निकल गई, ठीक है। तो ऐसे पढ़ा जाता है, आप समझा करिए कि फायरवुड से देखिए पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, फायरवुड को काटा जा रहा है, लकड़ी काटी जा रही है, जंगलों से काटी जा रही है, जंगलों से काटे जा रही है तो डिफॉरेस्टेशन क्रिएट हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के जरिए क्या होता है, ठीक है, मिट्टी होती है वो लूज हो जाती है और लूज मिट्टी नीचे खिसक जाती है। उसके बाद आपको पता ही है कि लैंडस्लाइड्स हमें हिल एरियाज में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, लैंडस्लाइड आएगी तो दिक्कत तो है ना भाई, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर कहते रहते, काहे का नेचुरल डिजास्टर, भाई लैंडस्लाइड्स ना मैन भी क्रिएट कर देते हैं, ह्यूमन बींग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन ज्यादा करोगे तो भाई उसे तुम नेचुरल डिजास्टर का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आपने फायरवुड का समझा। कोल को हम देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं कोल के। एक्सटेंसिवली अवेलेबल, कोल आपको देख लीजिएगा तो सही मात्रा में मिल जाएगा, यूज करने लायक देखिएगा तो कोल है। अब आपकी डिमांड ही भर भर के हैं, ठीक है, अनलिमिटेड डिमांड है तब तो भाई कम पड़ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसमें देखिएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से बन जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुकाबले, न्यूक्लियर रिएक्टर के मुकाबले देखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी बनती है उसके मुकाबले तो काफी ज्यादा सस्ता माना जाता है इसे, ठीक है। पर डिसएडवांटेज देखिएगा तो बड़ा खतरनाक है, पॉल्यूशन देखिएगा तो पॉल्यूशन ये भी बहुत करता है, पॉल्यूटिंग सोर्स है दोस्तों, कोयले का इस्तेमाल ज्यादा करिएगा तो पॉल्यूशन तो जबरदस्त होगा ही। बल्की टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में भी मान लीजिए तो मतलब भारी भरकम रखता है, ठीक है। ट्रेन से आप अगर गए होंगे कभी तो आपने मालगाड़ी वगैरह देखी होगी, उन मालगाड़ी में आप
देखते होंगे कितना ज़्यादा मात्रा में कोयला भर रखा होता है। मैंने तो देखा है यार, आपने भी कभी ना कभी तो देखा ही होगा, ठीक है। हर मालगाड़ी में नहीं, पर कुछ मालगाड़ी में मैंने देखा है। हाइडल पावर के एडवांटेजेस देखिए क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है। हाइडल पावर यहाँ पे मैंने बोला ना, इन चारों चीज़ों को छोड़ दीजिएगा तो हाइडल पावर में आपको पॉल्यूशन ना के बराबर देखने को मिलेगी। नॉन पॉल्यूटिंग है, प्रोमोट्स इरिगेशन फिशिंग, इसके देखिएगा तो इसमें क्या होता है, इरिगेशन और फिशिंग की देखिए को ये प्रमोट करता है। इरिगेशन का मैंने बताया ना, पानी जो छोड़ता है। चीप मेथड है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, काम की चीज़ है। पर डिसएडवांटेज देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब जहाँ पे ये हाइडल पावर डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ से लोकल जो कम्युनिटीज़ वगैरह उनको देखिएगा तो हटाया जाता है, डिस्प्लेस करा जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट चल रहा है तो कैसे वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। इनंडेट्स लो एक्सपेंसिव और टू सेटअप। अब देखिए इसको बनाने में तो खर्चा आता है भाई, बनाने में खर्चा आता है, सेटअप करने में अच्छा खासा, डैम वगैरह बना रहे हो तो भाई सब खर्चा तो आएगा ना, ठीक है। तो ये हाइडल पावर के डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हमने, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये कहाँ किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करती है, ये भी हमने देखा। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। फॉसल फ्यूल का जैसे जैसे ज़्यादा यूज तो भाई शॉर्टेज तो क्रिएट हो ही रही है, आपको भी पता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ द फ्यूल विल गेट एक्सॉस्टेड। ये मैंने आपको पिछली साइड्स में भी बताया था कि जिस तेजी से देखिए प्रेजेंट रेट में, मतलब जिस तेजी से मान लीजिए इन फॉसल फ्यूल्स का तेजी में यूज हो रहा है, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इतनी जल्दी ये बनते भी नहीं, रिन्यू भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम पे आके ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब वो कब आएगा, 20 साल, 25 साल, 30 साल, देखिए, ठीक है। अब सारी देखिएगा तो कंट्रीज है वो क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ तो रही हैं, पर ये भी देखना होगा क्या इनको छोड़ पाती हैं एकदम। देयर यूज ऑल्सो कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इनका यूज देखिएगा जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, विच आर रिन्यूएबल। अब देखिए कुछ ऐसी एनर्जीज का अब हम धीरे, कन्वेंशनल हो गया पुराना तरीके से जो चले आ रहा है, नॉन कन्वेंशनल है जो न्यू टाइप की जो एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी होगी। इनको क्या माना जाता है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। इसमें ज़्यादा देखिएगा पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, पर खर्चा इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, ये एक्सपेंसिव होती हैं, ये बात माननी पड़ेगी। और ये रिन्यूएबल भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा फंबल हो जाता है कभी कभार अगर फ्लो में बात कर रहे हैं तो, ठीक है, तो छोड़ दीजिए उसको। रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं ये सारी, देखिएगा तो विंड एनर्जी, सोलर, धूप कह रहा हूँ, सूरज कहाँ जा रहा है भाई, हवा कहाँ जा रही है, सारी रिन्यूएबल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी ओशंस वगैरह में आपको देखने को मिलेगी, सीज वगैरह में होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे। सोलर एनर्जी क्या होता है इसको हम देखते हैं एक बार। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर एनर्जी को हम सन से देखिएगा तो ट्रैप करते हैं, ठीक है। सोलर सेल्स में देखिएगा तो, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, काफी सारे सोलर सेल में इनको ट्रैप्ड करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो सोलर एनर्जी आपने देखी। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल। जो ये सेल्स होते हैं ना, सोलर सेल्स होते हैं, इनको हम सोलर पैनल्स में देखिएगा तो ज्वाइन कर देते हैं, उससे सोलर पैनल जो बनता है। और सोलर पैनल देखिएगा तो काफी बड़े बड़े होते हैं। टू जनरेट पावर और फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पजेस, ठीक है। और सोलर पैनल्स का हम क्यों यूज करते हैं, पावर ऑफ फॉर हीटिंग और लाइटिंग पर्पजेस के लिए। द ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। अब देखिए कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, इनके पास देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूरज की रोशनी देखने को मिलती है। सूरज की जो गर्मी है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रॉपिकल कंट्रीज यानी हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जितनी कंट्रीज हैं, यहाँ पे देखिएगा तो धूप की अच्छी खासी मात्रा, सूरज अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सोलर जो एनर्जी है वो अच्छी खासी काम कर सकती है, और यहाँ की कंट्रीज के लिए ज़्यादातर ये फायदेमंद भी है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी को देखें, सोलर हीटर्स में भी यूज करते हैं, सोलर कुकर्स वगैरह में भी यूज करते हैं, सोलर ड्रायर्स में भी यूज करते हैं, और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स में देखा होगा ना, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा होता है, ठीक है। अब उसमें देखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं सेटअप वगैरह करने की, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। वो रोशनी लेगा, एनर्जी खुद क्रिएट करेगा, और रेड ग्रीन येलो जो लाइट जलानी है जलती रहती है वो, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये था सोलर एनर्जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, चलिए। नेक्स्ट है विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी क्या होती है इसको हम एक बार देख लेते हैं।
विंड एनर्जी क्या है दोस्तों? विंड इज एन इनएक्सहॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड भाई साहब एक्सहॉस्ट कैसे हो सकती है? ठीक है, हवा तो हमेशा चलती रहती है कभी ना कभी। अब वो अलग बात है कि हमें प्लेस देखना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है कि जहाँ पे ज़्यादा हवा चल पाए। ठीक है, ज़्यादा हवा जैसे फील्ड हो गया, फिर आप मान लीजिए कोस्टल एरियाज वगैरह हो गए, तो वो देखिए यहाँ पे भी लिख रखा। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स जो होते हैं, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये जो विंड मिल्स आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये देखिएगा तो क्या होता है, हवा जब चलती है ना तो रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा जनरेटर से कनेक्टेड होता है, तो इसके कारण देख लीजिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी फील्ड्स में इसको लगा दिया जाता है विंड मिल्स को। ठीक है, यही होती है, देख रहे हैं ना इसे, ये पंखा सा है, हवा चलेगी तो ये घूमेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी इसको देखा ही होगा। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स। ठीक है, विंड फार्म्स होते हैं जहां पे देखिएगा तो काफी ज्यादा आपको विंड मिल्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये एक विंड फार्म हो गया, देख रहे हैं आपको कितने सारे यहाँ पे आपको वो देखने को मिल रहा है विंड मिल्स। ठीक है, विंड मिल्स देखने को मिलेंगे। आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। अब देखिए इनकी, देखिए कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन पासेस में आपको देखने को मिलेंगे, वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। देखिए ऐसा नहीं कि हम इन विंड मिल्स को कहीं पे भी जाके लोकेट कर देंगे, विंड फार्म्स को कहीं पे भी बना देंगे, नहीं, हमें लोकेशन देखनी पड़ती है कि जहां हवा अच्छी खासी चल रही हो। ठीक है, ठीक ठाक चल रही हो, ऐसा नहीं कि हवा रुक रही हो, हवा चल ही नहीं रही हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि दो बिल्डिंग खड़ी इसके बीच में हम डाल दें विंड मिल को, काहे की हवा आएगी भाई, दिक्कत होगी ना। ठीक है, तो इसको हम कोस्टल रीजन्स में डालते हैं जहां आसपास देखिएगा तो खुला खुला होता है, खुला खुला एरिया रहेगा तो हवा सही खासी चलेगी। फिर माउंटेन पासेस में देखिएगा तो हम इसको बना देते हैं, खुला एरिया है, वहां पे भी आपको देखिएगा तो हवा अच्छी खासी चलती है। अब विंड फार्म्स देखिए कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड्स में हमें देखने को मिलेंगे, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूके हो गया, ठीक है, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए हो गया और स्पेन हो गया। एंड नोटेड फॉर द विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इनको देखिएगा तो इनकी विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो यूएसए, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स में देखिएगा तो सबसे ज्यादा, ये स्पेन में भी सबसे ज्यादा देखिएगा तो विंड एनर्जी का यूज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने देखा विंड एनर्जी के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? तो देखिए इसको मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें अब अगर ये पढ़ने जाएंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको मैं पढ़ दूंगा, पर सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। जैसे देख लीजिए क्या होता है ना, इसमें एक चेन रिएक्शन के जरिए दोस्तों पानी को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। ठीक है, और यही जब पानी देखिएगा जो ज्यादा गर्म हो जाता है तो हाई प्रेशर के कारण ये भाप में कन्वर्ट होकर क्या करता है, टरबाइन्स को घुमाता है। अब यही जब टरबाइन जब घूमती है तो उसके जरिए क्या होता है, बिजली पैदा होती है। ठीक है, बिजली पैदा होती है। न्यूक्लियर फिजन देखिएगा तो दोस्तों एक बड़ी कमाल की चीज है, जिसके मुकाबले अगर आप कंपेयर करिएगा तो न्यूक्लियर फिजन कोयले के मुकाबले कई लाख गुना ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, क्रिएट कर सकता है, नहीं क्रिएट करता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, क्योंकि जब देखिए यूरेनियम को किसी बंद चैम्बर में बहुत ही हल्के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यार ये क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे माउस, हाँ ये मैं कहां पे था, देखिएगा तो जब यूरेनियम को किसी बंद चैम्बर में, ठीक है बंद चैम्बर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे रखा जाता है, उसको हल्के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो उससे क्या होता है दोस्तों, वो उसको एब्जॉर्व करके कई सारे टुकड़ों में बांट देता है। कई सारे टुकड़ों में बांटने के बाद क्या होता है, ठीक है, उससे एक रेडिएशन यानी ऊर्जा देखिएगा तो ऊर्जा कह लीजिए, ऊर्जा रेडिएशन के रूप में बाहर निकल कर आती है। ठीक है, और उसी की वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और वही पानी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है हाई प्रेशर में जाने के बाद भाप में कन्वर्ट होकर वो टरबाइन को घुमाता है। जब टरबाइन जब घूमती है तो टरबाइन जब घूमती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और यही प्रोसेस जो दोस्तों है ना न्यूक्लियर पावर स्टेशन में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में देखिएगा तो बार बार देखिएगा तो रिपीट होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से देखिएगा दोस्तों हम इसको चेन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये जो प्रोसेस लगातार होती जा रही है इसको हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आपको मैंने ये चीजें बता दी कि न्यूक्लियर पावर देखिए मेनली होता क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, यूरेनियम का हम यूज करते हैं, आपको पता है। These fuels undergo nuclear fission, मैंने न्यूक्लियर फिजन आपको अभी बताया। ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर है यूएस एंड यूरोप। अब देखिए न्यूक्लियर पावर के देखिएगा तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स किसे माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप को माना जाता है। इंडिया में भी देखिएगा तो कई सारे हमें यूरेनियम के डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल एशिया के मुकाबले ज्यादा डिपॉजिट्स तो नहीं, ज्यादा मात्रा में नहीं, पर कुछ जगहों पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत के राजस्थान में, ठीक है, झारखंड में हमें यहाँ पे देखिएगा तो कुछ डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं यूरेनियम के।
थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। थोरियम देखिएगा तो भारत में अच्छी खासा मात्रा में पाया जाता है, खास करके मोनोजाइट सैंड्स हैं जो केरला में, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है थोरियम। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कालापक्कम इन तमिलनाडु। अब देखिए मैं एक वीडियो सेपरेट बनाने वाला हूँ जिसमें भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं मैं सबको आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हैं, ठीक है, मैप में भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एक लेक्चर इस पे बनाना बनता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी को ना देखिएगा अभी सबसे क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है ये, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर आप देख लीजिएगा तो अभी हाल ही में बात हो रही है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट कर सकें, ठीक है, पावर स्टेशन बना सकें, ठीक है, पर इसमें पैसा बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए होते हैं, तो ये देखना होगा गवर्नमेंट को वो कैसे मैनेज करती हैं। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कालापक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोड़ा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। तो ये कुछ देखिएगा तो पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहां पे हैं, ठीक है, भारत में। आगे चलते हैं, अपने न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर एनर्जी को समझ लिया होगा कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, चेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यही है आपका, देख लिया, न्यूक्लियर रिएक्टर है, रिएक्टर, इससे पानी बॉयल हो रहा है, यहाँ पे स्टीम के फॉर्मेट में जाके ये टरबाइन को घुमा रहा है और यही टरबाइन देखिए जनरेटर को चालू करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इमेज ये वाली दिखाते तो आप अच्छे से समझ जाते। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। भाई साहब क्या होती है जियोथर्मल एनर्जी, क्या होती है? तो जियोथर्मल एनर्जी को हम एक बार देख लें। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब पृथ्वी से जो हमें देखिएगा जो ऊर्जा मिलती है उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। आपको भी पता है पृथ्वी के नीचे मेंटल में, ठीक है, बहुत सारा मैग्मा, ठीक है, मैग्मा लावा देखने को मिलता है। अब वो लावा गर्म तो है भाई, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो कुछ देखिएगा तो जो होते हैं ना, दरार होती है, तो दरार से वो मैग्मा देखिएगा तो निकलता है, ठीक है। अब वहां पे अगर कोई पानी पाया जाता, पानी वगैरह, तो आपने वहीं देखा होगा उसी दरार से वो पानी देखिएगा तो गर्म पानी निकलने लग जाता, हॉट स्प्रिंग्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा तो इसी एनर्जी का कमाल है, जियोथर्मल मतलब सॉरी उसी मैग्मा का कमाल है। वो मैग्मा रिलीज होता है, मैग्मा बाहर नहीं आता, हीट उसकी बाहर आती है। उस हीट की वजह से क्या होता है, ठीक है, हीट की वजह से क्या होता है, वो पानी गर्म हो जाता है। The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself from the hot springs. ठीक है, यही एनर्जी देखिए तो कभी कभी मैंने आपको बताया हॉट स्प्रिंग्स के जरिए बाहर निकलती है। हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना, तो कोई लोग सोचते हैं कि यार यहाँ इतनी ठंड है, लद्दाख वगैरह का एरिया हम बात करें, लद्दाख वगैरह में जब पूगा वैली आप देखिएगा तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा हॉट स्प्रिंग। तो पानी गर्म क्यों होता है? आप सोचते होंगे भाई यहाँ पे मतलब कुछ चलाया वाला है क्या, पानी की रॉड वगैरह डाली थी, गर्म हीटर की, मतलब गर्म पानी की जो रॉड होती है उसको डाला था क्या? नहीं, वो क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। उसमें देखिए क्या होता है ना, दरारें वगैरह होती हैं। अब वही दरारों से क्या होता है ना, जब गर्म हीट निकलती है उस हीट के कारण वो पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब वही आप हॉट स्प्रिंग उसे कहते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और इसी हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। यूएसए में देखिएगा तो विश्व के सबसे ज्यादा बड़े हमें जियोथर्मल पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज होगी। तो यहाँ पे भी देखिएगा तो हमें काफी ज्यादा मात्रा में आपको जियोथर्मल प्लांट्स देखने को मिलेंगे, पावर प्लांट। भारत में भी देखिएगा तो कुछ जगहों पे हमें जियोथर्मल पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मणिकरण हो गया हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली हो गया लद्दाख में, ठीक है। तो ये कुछ देखिएगा तो आपको जियोथर्मल प्लांट्स हमें भारत में देखने को मिलेंगे। तो आपने समझ लिया होगा कि जियोथर्मल प्लांट्स क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे ना ये इमेज में। अब इमेज के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं एक बार जियोथर्मल एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। ये आपको लावा दिख रहा है येलो येलो में, ठीक है। इसके ऊपर आपको पानी दिख रहा है, ठीक है, पानी है, ये पानी है, ग्राउंड वाटर मान लीजिए, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्रैक दिख रहा है दोस्तों, ये क्रैक हो गया, यहाँ पे भी आपको एक क्रैक दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक क्रैक है, ठीक है। इसको फिल कर दिया, वेल बना दिया, ये वेल कहते हैं हम इसे, और ये पानी है आपका। अब इसी स्ट्रीम से जरिए क्या हो रहा है ना, ये पानी जो है हीट होके बाहर फवारा की तरह, फवारा ही मान लीजिए, निकल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। हॉट स्प्रिंग यही होता है, गर्म पानी होता है, नहाने में भी मजा आता है। ये नेचुरल क्रैक्स होते हैं, ठीक है, इसको बनाएगा। अब यही पानी देखिए हीट के जरिए जब बाहर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जाने के बाद क्या कर रहा है, इस टरबाइन को घुमा रहा है। अब ये टरबाइन जब घूम रही है तो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इससे होती है बिजली पैदा। तो ये हो गई जियोथर्मल एनर्जी आपकी। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइडल एनर्जी। क्या होती है टाइडल एनर्जी को हम समझ लेते हैं। टाइडल एनर्जी मतलब समझ लीजिए तो टाइड्स वगैरह से जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स आपको पता है ना कैसे बनती हैं, ग्रेविटेशनल पुल जो होती है सूर्य और
चंद्रमा की, उसके कारण क्या होती है, टाइड्स वगैरह बनती हैं। ज्योग्राफी का एक स्पेसिफिक टॉपिक है कि टाइड्स वगैरह को कैसे मतलब समझाना है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न दी टर्बाइन। हाई टाइड्स के कारण हाई टाइड्स के देखिएगा तो टाइम पे क्या होता है, ये जो टाइड्स वगैरह उठती हैं इसके कारण क्या होता है, टर्बाइंस को, इमेज कहाँ गई यार, इमेज के जरिए समझाता आपको मैं, इमेज नहीं है पर आप ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए हाई टाइड के कारण क्या, हाई टाइड के टाइम क्या होता है ना, जो एनर्जी जो टाइड से जनरेट होती है उससे क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, उससे हम टरबाइन को घुमाते हैं। हाई टाइड्स के टाइम पे जो एनर्जी जो टाइड से जनरेट होती है उससे हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, और ये जब टरबाइन घूमती है, सिंपल सा भाई सब में कारण है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से मतलब टरबाइन जब घूमेगी तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, वो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी भेजेगी, जनरेटर से देखिएगा तो ग्रिड्स वगैरह में चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब देखिए रशिया, फ्रांस, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी हमें देखिएगा तो टाइडल मिल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, टाइडल मिल फार्म्स हमें देखने को मिलेंगी रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। लास्ट चलते हैं, बायोगैस क्या होता है। बायोगैस को एक बार हम देख लें तो उसके बाद आपका ये टॉपिक हो गया फिनिश, ऐसा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं। Organic waste such as dead plants and animal materials, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas। अब देखिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह होते हैं जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल के मटेरियल्स हो गए, ठीक है, एनिमल के जो देखिएगा तो डंग्स हो गए, ठीक है, काउ डंग्स वगैरह हो गया मान लीजिए, किचन वेस्ट हो गया, किचन में देखिएगा जो वेस्ट सामान होता है इसको हम क्या ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल होता है ये, इसको हम बायोगैस कहते हैं, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस, ठीक है। अब ये जो वेस्ट होता है ना दोस्तों, इसको डीकम्पोज करने का काम ना इन कुछ बैक्टीरियाज वगैरह का होता है। जब ये बैक्टीरिया जब बैठते हैं इस पे, इसको डाइजेस्ट करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, बायोगैस एमिट होती है। और बायोगैस देखिएगा जो एमिट होती है जो बैक्टीरियाज की वजह से, बैक्टीरियाज का देखिएगा तो इसमें बहुत क्रिटिकल रोल होता है, ठीक है। इन बायोगैस जो ये भी होती है, जो आपके ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं इनको जब डीकम्पोज किया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा, तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इनके डीकम्पोज के टाइम पे क्या होता है, काफी सारी जो बायोगैस जो डाइजेस्टर्स है ना ये एमिट होते हैं, ठीक है। उसमें देखिएगा तो दो आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, तो ये आप समझ गए। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, ठीक है। बायोगैस देखिएगा तो कुकिंग के लिए बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है, एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है। देखिएगा तो काफी ज्यादा मात्रा में हर साल ऑर्गेनिक मैन्योर भी मतलब देखिएगा तो यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसके कारण बायोगैस से जो वेस्ट वगैरह बच जाते हैं उससे हम देखिएगा तो मैन्योर्स वगैरह बना लेते हैं, जो खेती बाड़ी में देखिएगा तो काम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हमने बायोगैस देख लिया। अब हम थोड़े देखिएगा तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन एनर्जीज के देख लेते हैं, ठीक है। ये हम देख लेते हैं विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी के कुछ हम एडवांटेजेस भी देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी देखिएगा एडवांटेजेस क्या, नॉन पॉल्यूटिंग, भाई हवा से क्या पॉल्यूशन होगी, नॉन पॉल्यूटिंग है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, ठीक है। एक बार अगर इसे सेटअप कर दिया गया तो देखिएगा तो काफी लो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। सेफ है और क्लीन है, ठीक है। तो एडवांटेज देखिएगा तो विंड एनर्जी के काफी सारे अच्छे देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, नॉइज पॉल्यूशन, काफी ज्यादा नॉइज ये करता है, ठीक है। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार सेटअप कर दिया गया है ना, अगर यहाँ पे एडवांटेज ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन देखिएगा जो कम आती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन आती है, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का जो खर्चा आता है वो कम आता है एक बार अगर इसे सेटअप कर दिया गया। पर भाई विंड मिल को सेटअप जब किया जाता है ना स्टार्टिंग में, तब ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, ठीक है। टीवी और रेडियो रिसेप्शंस में देखिएगा तो ये डिस्टर्बेंस थोड़ी क्रिएट करता है, बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। बर्ड्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल विंड एनर्जी है, ठीक है। ये जो विंड मिल्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी पक्षी आ जाते हैं ना तो कट वट जाते हैं, तो ठीक है, वो ये देखने को मिलता है हमें। सोलर एनर्जी के एडवांटेज देखिए, इनएक्सॉस्टेबल, सूर्य कहाँ भाग के जा रहा है, ठीक है, सूर्य वहीं है, पृथ्वी वहीं है अभी तो फिलहाल, अब करोड़ों साल बाद का पता नहीं, पर अभी तो यही है, ठीक है। तो सूर्य भी वहीं है, पृथ्वी भी वही है, तो सूरज कहीं भाग के जाने वाला नहीं, एनर्जी आ रही है। तो सोलर एनर्जी देखिएगा तो इनएक्सॉस्टेबल है। पॉल्यूशन कहाँ से होगा भाई, पॉल्यूशन होगा ही नहीं इससे, ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग है। पर डिसएडवांटेज देखिएगा तो भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, ठीक है, डिफ्यूज सोर्स है, ठीक है।
तो एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी देखिए। अब टाइडल एनर्जी की तरफ हम बढ़े, एडवांटेज। अब ये एक चीज़ देख लीजिए, जो ये जितनी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, जिसको मान लीजिए सेव मतलब क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, ये देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब सारी की सारी अगर देखिएगा आप तो ज़्यादातर नॉन पॉल्यूटिंग ही है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी हो गई, फिर आप देखिएगा तो न्यूक्लियर एनर्जी से देखिएगा तो ज़्यादा मात्रा में नहीं, मतलब कितना ना के बराबर ये पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बायोगैस हो गया, इससे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब देखिएगा तो सेफर सोर्स ऑफ मतलब क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाती हैं। टाइडल एनर्जी देखिए, इसके एडवांटेजेस नॉन पॉल्यूटिंग है, इनएक्सॉस्टेबल है, ठीक है। ये भी इनएक्सॉस्टेबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। ये डिसएडवांटेज भी देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज भी देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डिफिकल्ट टू हार्नेस। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है टाइडल एनर्जी के कारण। न्यूक्लियर एनर्जी के देखते हैं एडवांटेजेस, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यार यूरेनियम मान लीजिए, 1 किलो यूरेनियम है ना, वो मान लीजिए 25,000 टन कोयले के बराबर है, एनर्जी का जनरेट कर सकता है। 1 किलो का जो यूरेनियम होता है वो आप मान लीजिए 25,000 टन जो कोयले से जो एनर्जी बनने वाली है ना, उसको देखिए मतलब उतने मात्रा को देखिए मतलब इक्वल बराबर है, ठीक है। दिल्ली को मान लीजिए यार अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है 1 किलो जो यूरेनियम है, 6 घंटे 7 घंटे तो आराम से दे देगा। जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सपेंसिव, देखिए इससे डिसएडवांटेज भी है। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी देखिएगा तो जनरेट होती है और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना, ठीक है, तो एक्सपेंसिव भी है। बायोगैस को देखें तो इसके एडवांटेज देखिए, लो कॉस्ट, खर्चा आता ही नहीं है, ईजी टू ऑपरेट करना आसान है। मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट, बायो वेस्ट को हम किस तरीके से यूज कर सकें ये हमें बायोगैस में देखिएगा तो अच्छे से पता चलता है। डिसएडवांटेज देखिएगा तो कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखिए इफेक्ट करता है। मैंने आपको कहा था ना, सारे नहीं पर कुछ ऐसे हैं जो पॉल्यूशन करते हैं थोड़ा बहुत, देखिएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कॉज डालते हैं, तो उसमें से एक बायोगैस भी है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? तो इसके एडवांटेज देखिएगा तो क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी देखिएगा तो इको फ्रेंडली है, ऑलवेज अवेलेबल है ये। डिसएडवांटेज क्या? लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात तो ये सिटीज से हर जगह आपको ये हॉट स्प्रिंग्स देखने को तो मिलेंगे नहीं कि हर जगह आपको हॉट स्प्रिंग्स ही देखने को मिल रहे हैं, तो सिटीज से मान लीजिए काफी ज्यादा दूर इन्हें ये देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। ये जो ये डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूँ जियोथर्मल एनर्जी का, सिटी से अगर काफ़ी ज़्यादा दूर है तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करोगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा उससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे देखिएगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया, सब देखिएगा तो यहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आपको इस चैप्टर में, इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं इसको समझाने में। पिछले टॉपिक में मैंने मिनरल्स बताया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। चैनल को ग्रो करना है तो थोड़ी बहुत आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, ठीक है। ठीक है, मज़ा आएगा यार साथ में जब काम करेंगे ना। यहाँ पे मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, आप उधर से सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, तो देख रहे हैं दोनों तरफ से काम हो रहे हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है दोस्तों, ठीक है, तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। सारे जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 6th, 7th, 8th के एनसीईआरटी सब देखिएगा तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बंद रखी है। सारे लेक्चर्स अरेंज्ड फॉर्मेट में है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।